मैं अनुता सरणवाल, आपका फिर एक बार आर्य स्कूल छानीपट्टी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तम बीज के गुण, और उत्तम बीज के गुण में हम दो गुण पढ़ चुके थे, एक जेनेटिक प्योरिटी और सेकंड फिजिकल प्योरिटी, यानी आनुवंशिक शुद्धता और एक भौतिक शुद्धता। आज हम शुरू करें उसका तृतीय गुण, उच्च अंकुरण क्षमता। उत्तम किस्म का जो बीज है उस बीज की अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए, क्योंकि वो ही उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जब हम किसी क्षेत्र विशेष में फसल बोएंगे तो उसके बीज की मात्रा कितने की आवश्यकता होगी, खेत में पौधों की संख्या कितनी होगी, ये सब चीजें हैं, ये डिपेंड करती है उसकी अंकुरण क्षमता के ऊपर। तो उत्तम किस्म के बीजों की अंकुरण क्षमता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, क्योंकि बीजों की अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या प्लांट पॉपुलेशन एवं फसल की उपज से सीधा संबंध है। ये कह रहा है कि यदि अंकुरण क्षमता है वो, यदि किसी फसल विशेष के बीजों की अंकुरण क्षमता उच्च होगी तो खेत में पौधों की संख्या भी ज्यादा होगी, और यदि खेत में पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो फसल की उपज भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये बीजों की जो अंकुरण क्षमता है इसका खेत में उगे पौधों की संख्या और फसल की उपज के साथ में क्या है? सीधा संबंध है। सेकंड में, किसी क्षेत्र विशेष में बोई जाने वाली फसल की बीज की मात्रा भी बीजों की अंकुरण प्रतिशतता पर ही निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी फसल बोए तो उस फसल को बोने के लिए हमें उसकी कितनी बीज की मात्रा लेनी पड़ेगी, सीड रेट कितनी रखनी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा बीजों की अंकुरण प्रतिशतता के ऊपर। हालांकि ये एक ही कारक ऐसा नहीं है जो बीजों की मात्रा को निर्धारित करेगा, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो बीज की मात्रा को निर्धारित करते हैं। जैसे किसी फसल विशेष की प्लांट स्पेसिंग, पौध अंतराल, हम किसी पौध अंतराल या फिर फसल को अगेती बो रहे हैं या पछेती, यानी टाइम ऑफ सोइंग, बोने का समय, ऐसे बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो बीज की मात्रा को प्रभावित करते हैं, और उन्हीं कारकों में से एक कारक क्या है? बीजों की अंकुरण प्रतिशतता भी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करें। तो बीजों की अंकुरण प्रतिशतता बराबर, तो फॉर्मूला होता है इसका अंकुरित बीजों की संख्या डिवाइड कुल बोए गए बीजों की संख्या
और देखिए प्रतिशतता हमें याद करनी है, प्रतिशतता याद करनी है, तो इंटू में क्या आ जाएगा 100। यानी ये कह रहे हैं कि हम जितने भी बीज बोएंगे उन बीजों में से जितने बीज अंकुरित हो जाएंगे उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे, यानी अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या। हमने जितने बीजों की सोविंग की वो नीचे आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे माना मूंग के 400 बीजों की बुआई करने पर 360 बीजों का अंकुरण हुआ, 360 बीजों का अंकुरण हुआ, तो बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हम देखिए हमारे पास में फॉर्मूला था, मैं एक बार पुनः से उसी को लिख रहा हूं फॉर्मूले को। जीपी बराबर क्या था कि अंकुरित बीजों की संख्या, इसको हमने डिवाइड किया था किससे, कुल बोए गए बीजों की संख्या और इनटू में 100। अब हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंतर्गत ऊपर लिखे डाटा है वो हमें लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है माना मूंग के 400 बीजों की बुआई करने पर, तो कुल बोए गए बीजों की संख्या वो कितनी है 400 है। फिर ये क्या कह रहा है 360 बीजों का अंकुरण हुआ, तो अंकुरित बीजों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 360 इंटू में 100। तो अंकुरित बीजों की संख्या है वो है 360 बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या है वो कितनी है 400, इंटू में क्या आ जाएगा 100। 20 से 20 क्या हो जाएगी डिस्कनेक्ट, 4 9 36, यानी कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर बीज नमूने की अंकुरण प्रतिशतता कितनी होगी 90% होगी। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब हम अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करें तो बीज नमूने के अंतर्गत कितने बीजों को लेना चाहिए, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने हेतु कम से कम 200 बीजों का नमूना लेना चाहिए। यानी कि जब हम अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करें और अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए जब हम बीज का नमूना लें तो उस बीज नमूने में बीजों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए 200 होनी चाहिए, यानी कि 200 होनी चाहिए। अब आगे बहुत सारी ऐसी फसलें होती है जिनके बीजों की अंकुरण प्रतिशतता निश्चित होती है, तो अब हम उन्हीं डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्न फसलें एवं उनके बीजों की न्यूनतम अंकुरण
प्रतिशत। अब मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं फसल का नाम और सेकंड तरफ है वो है न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत। न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत। नंबर फर्स्ट मक्का, और मक्के के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 90%, यानी कि 90% होती है। अब हमें ध्यान में रखना है, यदि क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? मक्का। मक्का के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है और कितनी होती है? 90% होती है। नंबर सेकंड गेहूं जो चना, और गेहूं जो चना है इसके बीजों की जो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 85%। नंबर 3 धान, ज्वार, तिल, बरसीन, रिज्का, और इन फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 80%। नंबर 4 बाजरा, मूंग, मोट, अरहर, लोबिया, और इन फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो होती है 75%। नेक्स्ट में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार, और इन फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 70%। नेक्स्ट में कॉटन, कपास, और कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 65%। और ये क्या रहेगी? सबसे कम। यदि हमसे पूछ ले किस फसल के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? कपास रहेगा, जिसके बीजों की कितनी होती है? 65% होता है वो जर्मिनेशन होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा पूछ ले तो किस फसल की रहेगी? मक्के की फसल की कितने परसेंट रहेगी? 90। और सबसे कम पूछ ले तो रहेगी कौन सी फसल की? कपास की। कितनी रहेगी? 65। अब यहां पर कंपटीशन में 2-3 और क्वेश्चन आते हैं यहां से, जिसमें से एक देखें, ये एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल है चना, और ये किस ग्रुप में इंक्लूड है? गेहूं और जौ के साथ में इंक्लूड है। इसके बीजों की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है? 85% है। और ये भी एक दलहनी फसल है, कौन सी है? ग्वार, और ये तिलहनी फसलों के साथ में ग्रुप में इंक्लूड है, और इसके बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है? 70% होती है। तो जब इन दोनों ही दलहनी फसलों में स्पेसिफिक क्रॉप का नाम देकर के पूछेगा तब तो डाटा ये रहेंगे, परंतु कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है? वो सीधा पूछ लेता है कि सामान्यतया दलहनी फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है। तो जब किसी दलहनी फसल का नाम नहीं दिया गया और सभी दलहनी फसलों को एक साथ करके उसने पूछ लिया, तब हमें ध्यान में रखना है बाकी सारी दलहनी फसलें इस ग्रुप के अंतर्गत इंक्लूड होगी जहां मूंग, मोठ, अरहर, लोबिया इंक्लूड है। तो यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा? 75% रहेगा। समझ में आ गई होगी चीज? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी कि यदि क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में और पूछ लिया जाए कि सामान्यतया दलहनी फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है, तो राइट आंसर कितना रहेगा? 75%। परंतु इन दोनों में ध्यान में रखना, यदि चने का अलग से क्रॉप का नाम देकर के पूछे तो 85 आंसर रहेगा, और ग्वार का नाम देकर के पूछे तो उस कंडीशन में आंसर क्या रहेगा? 70%। इसी प्रकार से देखें, एक तिलहनी फसल है ये तिल, जो इस ग्रुप में धान और ज्वार, बरसीन, रिज्के के साथ में सम्मिलित है। यानी कि तिल के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है? 80% होती है।
परंतु जब क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाए कि सामान्यतया तिलहनी फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है, तो सारी की सारी तिलहनी फसलें इस ग्रुप के अंतर्गत इंक्लूड रहेगी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 70% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्तम बीज के गुण में नंबर 4, बीजों की रियल वैल्यू, कहने का मतलब है वास्तविक उपयोगिता मान। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक उपयोगिता मान कहते किसे हैं। तो मैं यहां परिभाषा लिख रहा हूं कि बीजों की रियल वैल्यू से तात्पर्य है, रियल वैल्यू यानी वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू से तात्पर्य है बीज सैंपल, यानी कि जो नमूना हम ले रहे हैं, बीज सैंपल का वह अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, और किसके अंतर्गत है, प्रतिशत के अंतर्गत, वह अंश जो प्रमाणित किस्म के पौधों को उत्पन्न करेगा। ये क्या कह रहा है कि बीजों की रियल वैल्यू यानी बीजों की वास्तविक उपयोगिता मान है, उससे तात्पर्य है कि जो भी हम बीज सीड सैंपल लेंगे, बीजों का जो नमूना लेंगे, उस नमूने का वह और अंश हमें किसके अंतर्गत निकालना है, प्रतिशत में, यानी वह प्रतिशत भाग जो कि प्रमाणित किस्म के पौधों को उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है, और वही उस बीज विशेष की क्या कहलाती है, रियल वैल्यू कहलाती है, वास्तविक उपयोगिता मान कहलाती है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें रियल वैल्यू निकालने के लिए, एक फॉर्मूला होता है, तो रियल वैल्यू बराबर होता है जीपी इंटू पीपी, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 100 से। यहां आपको ध्यान में रखना है, यहां जीपी मीन्स है वो है जर्मिनेशन परसेंटेज, यानी कि अंकुरण प्रतिशतता, जर्मिनेशन परसेंटेज, और पीपी मीन्स है वो है, पीपी मीन्स होता है फिजिकल प्योरिटी, यानी कि भौतिक शुद्ध। ये कह रहा है रियल वैल्यू बराबर हो जाएगा जीपी इंटू पीपी, यानी किसी बीज विशेष की या बीज नमूने की जितने भी जर्मिनेशन परसेंटेज है, इंटू में क्या हो जाएगी उसकी फिजिकल प्योरिटी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। अब हमें एक ध्यान में रखना है, ये बीज नमूने को हमें बुआई हेतु काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये जो चीज है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, रियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। यानी तो अब यहां देखें, ये कह रहा है कि बीज नमूने की रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू 75% से कम नहीं होनी चाहिए। यह कह रहा है कि यदि हम किसी भी फसल के बीजों की बुआई करने हेतु जो भी बीज सैंपल का चुनाव करें, तो उस बीज सैंपल का कभी भी रियल वैल्यू है वो कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए। और यदि किसी भी बीज नमूने की रियल वैल्यू 75% से कम है, तो उस कंडीशन विशेष में हमें ऐसे बीज नमूने को कभी भी नई फसल उगाने हेतु सेलेक्ट नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं।
माना गेहूं के बीजों का बीज नमूना लिया गया, जिसकी जिप्पी यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज 95% एवं पीपी यानी कि फिजिकल प्योरिटी 98% है। तो बीज नमूने की रियल वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, रियल वैल्यू बराबर होता है जीपी इंटू पीपी, डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। तो मैं यहां जैसे लिख रहा हूं, रियल वैल्यू बराबर जीपी इंटू क्या था? पीपी। जीपी यानी जर्मिनेशन परसेंटेज, और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है अपने पास में? 95। फिजिकल प्योरिटी, और फिजिकल प्योरिटी है वो कितनी है? 98। डिवाइड कर देंगे इसको कितने से? 100 से। अब यहाँ 95 को हम 98 से गुणा कर लेंगे, और उसके बाद में इसको क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 100 से। तो जैसे हम 95 को 98 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 4 8 72 और 4 76, 9 5 45 और 9 81 और 4 85, 0 से 0 11 12 और 1 13, 8 और 1 9। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9310। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। कितने से डिवाइड कर देंगे इसको? हमें 100 से। तो अपना जो आंसर है वो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 93.10%, यानी कि दिए गए बीज नमूने की रियल वैल्यू कितनी है? 93.10% है। हमने वो चीज पहले नोट कर ली थी, पढ़ लिया था जिसके बारे में, यदि ये मान हमारा 75% से कम आए तो ऐसे बीज नमूने को हमें कभी भी नई फसल बोने के लिए उपयोग में नहीं लेना है। नेक्स्ट नंबर 5, बीजों में नमी की उपयुक्त मात्रा। उत्तम बीज या क्वालिटी सीड के अंतर्गत नमी एक निश्चित मात्रा के अंतर्गत ही होनी चाहिए। नमी की मात्रा निर्धारित मात्रा से कभी भी अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि नमी की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक है तो इस कंडीशन विशेष में उस बीज के ऊपर कीट का आक्रमण हो सकता है, या किसी भी कवक का आक्रमण हो सकता है, या अधिक नमी की वजह से वो क्या हो जाएगा? सड़ या गल जाएगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे बीजों में नमी की उपयुक्त मात्रा। तो उत्तम बीज में नमी निर्धारित मात्रा से, उत्तम बीज में नमी निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए यानी कि एक निश्चित मात्रा में, एक निर्धारित मात्रा के अंतर्गत नमी होनी चाहिए, उससे अधिक मात्रा के अंतर्गत नमी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। अब हमें इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि वो निर्धारित मात्रा है कौन सी। तो पहले डाटा मैं लिख रहा हूं अनाज वाली फसलों में। तो अनाज वाली फसलों के बीजों में भंडारण के समय
भंडारण के समय नमी की उपयुक्त मात्रा, और वो नमी की उपयुक्त मात्रा अनाज वाली फसलों में कितनी होती है? 10 से 12%। यानी ये कह रहा है कि अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं, गेहूं है, धान है, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी है, उन अनाज वाली फसलों के बीजों को जब हम भंडार घर के अंतर्गत भंडारित करें तो भंडारण के समय उनमें नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 12%। अब आपने एक फसल देखी होगी गेहूं, और गेहूं के अंतर्गत आपने इंसेक्ट भी पढ़ा होगा। देखो, एक तो खड़ी फसल में लगने वाले कीट होते हैं वो अलग होते हैं, और भंडारण के समय फसलों में लगने वाले कीट है वो कुछ अलग है। तो गेहूं की फसल में भंडारण के समय कीट लगता है जिसका नाम होता है खपरा भ्रंग, और ये कीट कब आक्रमण करता है? जब गेहूं के बीजों में भंडारण के समय नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक हो जाए? 12% से अधिक। और तो ये कह रहा है कि यदि ये गेहूं कौन सी फसल है? अनाज वाली फसल है, और अनाज वाली फसल को यदि हमने भंडारण के समय नमी की मात्रा 12% से ज्यादा कर दी, जैसे हमने गेहूं के अंतर्गत की, तो गेहूं में के बीजों में जब नमी की मात्रा 12% से ज्यादा हुई तो कौन से भंडारित कीट का आक्रमण हो गया? खपरा का, जिसकी वजह से गेहूं के बीजों की अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण क्षमता है वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। ऐसे ही सेकंड, दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के बीजों में भंडारण के समय नमी की उपयुक्त मात्रा, और जब हम दलहनी जितनी भी फसलें हैं, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, लोबिया, जो भी, उन सभी फसलों के बीजों को जब हम भंडार घर में स्टोरेज करें तो उस समय उनके बीजों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8 से 10%। 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे तिलहनी फसलों के बीजों में भंडारण के समय नमी की उचित मात्रा, और तिलहनी वाली जो फसलें हैं उनके बीजों में भंडारण के समय नमी की उपयुक्त मात्रा होती है 6 से 8% होनी चाहिए। तो तीनों ही प्रकार के डाटा हमने पढ़ लिए कि दलहनी फसलें हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उत्तम बीज में नमी की निर्धारित मात्रा, और निर्धारित मात्रा है वो अनाज वाली फसलों में कितनी है? 10 से 12%। यानी भंडारित करें इन फसलों के बीजों को तो नमी की मात्रा 10 से 12% होनी चाहिए, 12% से ज्यादा ना हो। दलहनी फसल है तो उनके बीजों में नमी की मात्रा भंडारण के समय 8 से 10% होनी चाहिए, और तिलहनी फसल है तो उनके बीजों में भंडारण के समय नमी की उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 6 से 8%। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मूंगफली है, और मूंगफली है वो किस प्रकार की फसल है? तिलहनी फसल है, और यदि मूंगफली के बीजों में भंडारण के समय नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक हो जाए? 8% से अधिक हो जाए। तो 8% से अधिक जब नमी हो जाएगी तो मूंगफली की फलियों के दानों में कवक का प्रकोप हो जाएगा, और वो कवक कौन सा होगा? एस्परजिलस फ्लेवस। और वो एस्परजिलस जो फ्लेवस है वो किसका निर्माण कर देगा? एफ्लाटॉक्सिन का, जिसकी वजह से मूंगफली के दाने स्वाद में क्या हो जाते हैं? कड़वे हो जाते हैं। तो ये समस्या कब उत्पन्न हुई? जब नमी 8% से ज्यादा थी। हालांकि कंपटीशन में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एफ्लाटॉक्सिन का संबंध किससे है? तो किससे हो गया? मूंगफली में। एफ्लाटॉक्सिन कब डेवलप होता है? जब नमी की मात्रा 8% से, दानों में 8% से अधिक होती है। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। एस्परजिलस फ्लेवस क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट जो उत्तम बीज के गुणों में जो गुण है वो है बीजों की
जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता से तात्पर्य है कि जितने भी जो बीज है उनमें, उनके बीजों में एक निश्चित टाइम पीरियड तक उगने की क्षमता होती है, और निश्चित टाइम पीरियड के बाद में उनकी उगने की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो टाइम पीरियड जिसके अंतर्गत उसमें उगने की क्षमता थी, वो उन बीजों की क्या कहलाती है, जीवन क्षमता कहलाती है। कुछ विशेष अवधि के लिए, कुछ विशेष अवधि के लिए बीजों में अंकुरण क्षमता होती है, जिसे जीवन क्षमता कहते हैं। जीवन क्षमता कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि कुछ विशेष अवधि के लिए ही बीज क्या रखेंगे, अवधि के लिए बीजों में क्या पाई जाएगी, अंकुरण कैपेसिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी पाई जाएगी। कुछ निश्चित टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाएगी, वो अपनी अंकुरण क्षमता को खो देंगे। तो जितने टाइम पीरियड के लिए उनमें जर्मिनेशन कैपेसिटी है, वही उनकी क्या कहलाती है, जीवन क्षमता कहलाती है। जैसे अपने हॉर्टिकल्चर में एक फेमस सा एग्जांपल है, जैसे कि आम है, और आम की जो गुठली है, आम की गुठली का जीवन काल होता है वो कितना होता है, 3 से 4 वीक, अथवा हम लिख सकते हैं 1 मंथ। यानी कि आम की जो गुठली है वो फल से निकालने के बाद 3 से 4 सप्ताह के लिए तो अंकुरण क्षम रहती है, या 1 महीने तक तो अंकुरण क्षम रहती है, और उसके बाद में अपनी अंकुरण क्षमता को क्या कर देती है, खो देती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, जीवन क्षमता कहलाता है। अब इसके लिए भी एक टेस्ट किया जाता है, हालांकि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में ये चीजें नहीं लगती, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करनी है, और बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने हेतु, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने हेतु किए जाने वाला टेस्ट, किए जाने वाला टेस्ट, तो वो टेस्ट कौन सा है, तो उस टेस्ट का नाम है TZ टेस्ट। ये कंपटीशन में काफी बार क्वेश्चन आता है कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, TZ टेस्ट किया जाता है। अब यदि हमसे ये पूछ ले TZ टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, यानी TZ टेस्ट है क्या, तो TZ टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट, TZ टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, टेट्राजोलियम टेस्ट। किसके द्वारा दिया गया, यानी कि गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया, तो हमें ध्यान में रखना है ये टेस्ट दिया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा, लेकिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक, इट इज also known as बायोकेमिकल टेस्ट। यानी कि ये जो टेस्ट है उसे बायोकेमिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी टेट्राजोलियम जो टेस्ट है उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट कहते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट कहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत क्या यूज किया जाएगा, केमिकल यूज किया जाएगा। अब वो केमिकल कौन सा यूज किया जाता है, तो केमिकल यूज किया जाता है इसके अंतर्गत 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड। इन दो में से कोई एक यूज करना, ज्यादातर मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, क्लोराइड। तो जो केमिकल यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल
टेट्राजोडियम क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड। ये एक ऐसा रसायन है जो हल्के गुनगुने पानी के अंतर्गत क्या होता है, घुलनशील होता है। हमें जब बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करनी हो तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास में जो बीज नमूना है उस बीज नमूने की बीजों को हम क्या करेंगे, रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। रात भर के लिए पानी में भिगो देंगे। अब रात भर पानी में भिगोने के बाद में हमें क्या करना है, इस 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% जलीय घोल बनाना है। उस जलीय घोल के अंतर्गत हमें क्या करना है, जो बीज हमने रात भर के लिए पानी में भिगो करके रख दिए थे उन बीजों को स्केलपेल से लंबवत काट लेते हैं, यानी कि 2 भागों में उन्हें क्या कर लेते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं। और 2 भागों में इस प्रकार से काटना है कि दोनों ही भागों में भ्रूण का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। और उन लंबवत काटे गए बीजों को इस रसायन के 1% जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस रसायन के जलीय विलयन में डालने पर जो बीज हमने लंबवत काट करके डाले थे और जिन बीजों के अंतर्गत भ्रूण जीवित अवस्था के अंतर्गत उपस्थित था, किस अवस्था के अंतर्गत उपस्थित था, जीवित अवस्था में, यानी कि जिनमें जीवित भ्रूण था, वो सारे के सारे दाने ही कैसे हो गए, ब्राइट रेड कलर के हो गए। कैसे हो गए, ब्राइट रेड के। और जिनके अंतर्गत भ्रूण निर्जीव अवस्था के अंतर्गत था उन बीजों के कलर में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। तो जीवित भ्रूण वाला दाना है वो इस टेस्ट के माध्यम से किस कलर का हो जाता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। उत्तम बीज के गुण में हम लास्ट पढ़ रहे हैं, आसान से ये बिल्कुल ही, बीज ओट्स। बीज ओट्स, बीज ओज से तात्पर्य, बीज ओज से तात्पर्य बीजों की आयु यानी कि एज, बीजों की आयु, आकृतिक एवं क्रियात्मक स्वास्थ्यता से है। यानी ये क्या कह रहा है, बीज जो है उसमें हम बीजों की आयु यानी कि वो कम आयु के बीज है या अधिक आयु के बीज है। यदि कम आयु के बीज है तो अंकुरण क्षमता ज्यादा होगी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो अंकुरण क्षमता में भी कमी आएगी, बीजोज में भी क्या होगी, कमी होगी। इससे एक ही किस्म बनता है कि बीजों की आयु बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो बीजों की आयु बढ़ने के साथ साथ बीज ओज, अब कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, तो बीज ओज में भी क्या होती है, कमी आती है। बीज ओज में भी कमी आती है। तो चलो आज के लिए इतना ही।